Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of justice of peace under Criminal Procedure Code 1898. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. The topic of justice of peace is explained from section 22 till section 25 of CRPC. हमने इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग देखना है कि जस्टिस ऑफ पीस कौन होता है, उसको अपॉइंट कौन करता है, उसकी पावर्स क्या होती हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 22 से। सेक्शन 22 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द जस्टिस ऑफ पीस। सेक्शन 22 कहता है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन एंड सब्जेक्ट टू सच रूल एज मे बी मेड बाय इट एनी पर्सन who is the citizen of Pakistan and to whose integrity and suitability it is satisfied to be a justice of peace for local area to be specified in the notification, and more than just one justice of peace may be appointed for the same local area. सेक्शन 22 ने कहा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू जस्टिस ऑफ पीस को अपॉइंट करेगी। रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि पाकिस्तान का सिटीज़न है और जिसकी इंटीग्रिटी दयानतदारी जो है वो क्वेश्चनेबल नहीं है, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटिस्फाई है उस बंदे के बारे में तो उसको जस्टिस ऑफ पीस किसी भी ख़ास एरिया के लिए अपॉइंट किया जाएगा। और याद रखें कि किसी एक एरिया के लिए एक से ज़्यादा जस्टिस ऑफ पीस भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब जस्टिस ऑफ पीस को अपॉइंट करेगी तो वो उनकी साथ में टेरिटरीज़ को भी डिफ़ाइन करेगी कि कितने अरसे के लिए किस इलाके के लिए इस बंदे को जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट किया जा रहा है। सिंपली ऐसा बंदा जो पाकिस्तान का सिटीज़न है, जिसकी इंटीग्रिटी क्वेश्चनेबल नहीं है, उस पर किसी तरह का कोई भी स्टेन नहीं है, वो बंदा अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट उससे सेटिस्फाइड है तो वो उसको किसी भी स्पेसिफिक एरिया के लिए फॉर द टाइम बीइंग जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद है सेक्शन 22A जो कि बात करता है पावर्स ऑफ जस्टिस ऑफ पीस की, कि जस्टिस ऑफ पीस के पास क्या क्या इख्तियारात हैं। सो नंबर 1, अ जस्टिस ऑफ पीस फॉर एनी लोकल एरिया शैल फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट हैव विद इन सच एरिया ऑल द powers of police officer referred to in section 54 and an officer in charge of police station referred to in section 55। पहली बात करती कि अगर जस्टिस ऑफ पीस किसी बंदे को अरेस्ट करना चाहता है तो जो अरेस्ट करने की पावर्स हैं वो उस जस्टिस ऑफ पीस के पास बिल्कुल वैसी ही हैं जो अंडर सेक्शन 54 और अंडर सेक्शन 55 किसी भी पुलिस ऑफिसर को दी गई हैं, जिनमें पुलिस ऑफिसर विद और विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। सो इसी तरह जस्टिस ऑफ पीस को भी यही पुलिस ऑफिसर्स की पावर्स दी गई हैं कि वो किसी भी बंदे को किसी भी एरिया से अरेस्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, a justice of peace making an arrest in exercise of the powers under subsection 1 shall take or cause to be taken the person arrested before the officer in charge of nearest police station and furnish such officer with a report as to the circumstances of the arrest, and such officer shall thereupon rearrest the person। अब अगर जस्टिस ऑफ पीस ने अंडर सबसेक्शन 1 किसी भी बंदे को अरेस्ट किया है तो उसके लिए लाजमी है कि वो उस अरेस्टेड पर्सन को किसी भी करीबी पुलिस स्टेशन में वहाँ के एसएचओ के सामने पेश करेगा और उस एसएचओ को अपनी एक रिपोर्ट भी तैयार करके देगा कि किस वजह से, जिसमें मेंशन करेगा कि इस बंदे को किस वजह से अरेस्ट किया है, और फिर उसके बाद उस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो उस बंदे को री अरेस्ट करेगा। Thirdly,
A justice of peace for any local area shall have the powers within such area to call upon any member of police force on duty to aid him. अब यहाँ पर कहा गया है कि अगर जस्टिस ऑफ पीस को किसी भी स्पेसिफिक एरिया में कोई भी काम करने के लिए किसी पुलिस ऑफिसर की हेल्प की ज़रूरत है तो पुलिस ऑफिसर उसको हेल्प आउट करेगा। अब किन केसेस में उसको मदद की ज़रूरत पड़ सकती है? इन टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगेंस्ट whom any credible information has been received or reasonable complaint has been made or reasonable suspicion exists of his having so participated. अगर जस्टिस ऑफ पीस को ये लगता है कि कहीं पर किसी बंदे ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, उसके अगेंस्ट उसको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है या फिर उस बंदे के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट मौसूल हुई है कि फ़लाँ बंदे ने कहीं पर कोई ऑफेंस कमिट किया है या किसी बंदे के साथ ऑफेंस कमिट करने में पार्टिसिपेट किया है, तो उस बंदे को भागने से, उसकी एस्केप को रोकने के लिए अगर जस्टिस ऑफ पीस को किसी पुलिस ऑफिसर की हेल्प की ज़रूरत है तो पुलिस ऑफिसर उसको हेल्प आउट करेगा। Secondly, in prevention of the crime in general and in particular in prevention of breach of peace or disturbance of the public tranquility, या अगर कहीं पर कोई क्राइम कमिट होने वाला है तो उस क्राइम को रोकने के लिए या फिर कहीं पर नक्शे अमन का ख़तरा है, पब्लिक पीस डिस्ट्रॉय होने का ख़तरा है, तो उस पब्लिक पीस को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए भी पुलिस ऑफिसर को चाहिए कि वो जस्टिस ऑफ पीस को हेल्प आउट करेगा अगर जस्टिस ऑफ पीस को हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो। सबसेक्शन 4, where a member of police officer on duty has been called upon to render aid under subsection 3, such call shall be deemed to have been made by a competent authority. अब इसमें कहा गया है कि सबसेक्शन 3 में जो हमने कहा कि अगर जस्टिस ऑफ पीस को पुलिस की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को कोई भी कॉल मौसूल होती है जस्टिस ऑफ पीस की जानिब से हेल्प लेने के लिए, तो उस कॉल को बिल्कुल ऐसे ही कंसिडर किया जाएगा जैसे किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उनको ये डायरेक्शंस दी हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि पुलिस ऑफिसर ये कहे कि मैं इसको हेल्प आउट क्यों करूं, मुझे तो कोई ऑर्डर्स आए ही नहीं हैं। सो उस जस्टिस ऑफ पीस की कॉल को भी हायर अथॉरिटी के ऑर्डर्स के तौर पर ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है, अ जस्टिस ऑफ पीस फॉर एनी लोकल एरिया में इन अकॉर्डेंस विद सच रूल इज मे बी मेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब जस्टिस ऑफ पीस मजीद क्या क्या कर सकता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बताए गए रूल्स के अकॉर्डिंग, नंबर 1, इशू अ सर्टिफिकेट एज टू आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन रिजाइडिंग विद इन सच एरिया। उस इलाके में रहने वाले किसी भी बंदे की आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए उसको सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। सेकेंडली, वेरीफाई एनी डॉक्यूमेंट ब्रॉट बिफोर हिम बाय एनी सच पर्सन। और जिस बंदे की आइडेंटिटी को उसने स्पेसिफाई किया है, अगर वो कोई बंदा उसके पास कोई डॉक्यूमेंट लेकर आता है तो वो उसको वेरीफाई भी कर सकता है। थर्डली, attest any such document required by or under any law for the time being enforced to be attested by magistrate, and until such contrary is proved, any certificate so issued shall be presumed to be correct, and any document so verified shall be deemed to be duly verified, and any document so attested shall be deemed to have been fully attested as if it had been a magistrate. थर्ड कहा गया है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर सकता है, ऐसे डॉक्यूमेंट जिसको किसी मैजिस्ट्रेट की जानिब से अटेस्ट होना था, ये जस्टिस ऑफ पीस उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकता है और वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड कंसिडर होंगे और उनकी अटेस्टेशन को बिल्कुल ऐसे ही समझा जाएगा जैसा कि ये बंदा खुद मैजिस्ट्रेट था और इसको मैजिस्ट्रेट ने ही अटेस्ट किया है इस डॉक्यूमेंट को। लास्ट है सबसेक्शन 6 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो कि बात करता है एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के बारे में। अब ये एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस क्या है,
इसके साथ हम इन जक्स्टा पोजीशन में देखेंगे सेक्शन 25 को, जो कि बताता है कि एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस कौन होंगे और वो किस तरह से अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। सो इनको क्लब करके अब हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखना है एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस से क्या मुराद है। पहले तो वर्ड जो एक्स ऑफिशियो है इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्स ऑफिशियो से मुराद ये है कि कोई भी ऐसी पावर्स जो आपको कोई भी ऑफिस होल्ड करने की वजह से दी गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा है जो कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, वो उस ओहदे पर अपॉइंट हुआ है, तो उस ओहदे पर होने की वजह से बाय विर्चू ऑफ दैट ऑफिस, उस ऑफिस को होल्ड करने की वजह से उस बंदे को जो पावर्स मिली हैं उन पावर्स को हम कहते हैं एक्स ऑफिशियो पावर्स। जो किसी भी रिस्पेक्टिव ऑफिस को होल्ड करने की वजह से, उस ओहदे की वजह से आपको पावर्स मिली हैं, उन पावर्स को कहा जाता है एक्स ऑफिशियो पावर्स। सेक्शन 25 ने एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस की बात की है। अब सेक्शन 22 का सब सेक्शन 6 क्या कहता है? An ex officio justice of peace may issue appropriate directions to the police authorities concerned on a complaint regarding कि एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस अगर पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड उसको कोई कंप्लेंट मिलती है तो वो उन पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्शंस इशू कर सकता है। किस केसेस में कंप्लेंट मिली है? नंबर 1, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस, जो हमारा प्रैक्टिस में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। यानी कि अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर के पास अपनी कोई रिपोर्ट दर्ज कराने गए हो और पुलिस ऑफिसर आपकी वो रिपोर्ट रजिस्टर करने से इनकार कर देता है, तो आपके पास क्या राइट है कि आप सेक्शन 22A के सब सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग जस्टिस ऑफ पीस को अप्रोच कर सकते हो। पहले तो डायरेक्ट आप जस्टिस ऑफ पीस को अप्रोच कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की एक जजमेंट है जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि अगर पुलिस ऑफिसर आपकी जो कंप्लेंट है उसको रजिस्टर करने से इनकार कर देती है, तो आपने एसपी को एक कंप्लेंट सेल में आपने एसपी को अपनी जो है वो एक एप्लीकेशन देनी है, और अगर ये एसपी भी आपकी उस कंप्लेंट को रजिस्टर करने से इनकार कर देता है, देन यू हैव द राइट टू अप्रोच द एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर कंसर्न्ड केस। फिर आप जस्टिस ऑफ पीस के पास अपनी एक एप्लीकेशन जो है वो फाइल करोगे और उसमें ग्राउंड्स मेंशन करोगे कि फ़लाँ फ़लाँ हमारा केस बनता है, हम पुलिस ऑफिसर के पास गए थे लेकिन पुलिस ऑफिसर ने हमारी इस कंप्लेंट को रजिस्टर करने से इनकार कर दिया है, तो अब हम इस कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं, इस जस्टिस ऑफ पीस को अप्रोच कर रहे हैं कि वो हमारी इस केस को रजिस्टर करे। सेक्शन 25 कहता है कि हाई कोर्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए जस्टिस ऑफ पीस है, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस, और जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में हमारे पास जितने भी सेशन जजेस हैं और जितने भी एडिशनल सेशन जजेस हैं उनको ये पावर्स दी गई हैं कि वो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के तौर पर काम करें, और अगर कहीं पर हमारा कोई केस रजिस्टर नहीं हो रहा तो वो पुलिस को डायरेक्शंस दे सकती हैं उस केस को रजिस्टर करने के लिए। अब जब आपने इन कंसर्न सेशन जजेस के पास या एडिशनल सेशन जजेस के पास अपनी एप्लीकेशन फाइल की, तो ये पहला काम क्या करेंगी? पुलिस से कमेंट्स तलब करेंगे। पुलिस से पूछा जाएगा कि आपने क्यों इस केस को रजिस्टर नहीं किया, अपनी वजूहात बयान करें। अब जैसे ही पुलिस के कमेंट्स आएंगे उसके बाद ये जस्टिस ऑफ पीस दोनों पार्टीज़ को सुनेगा, उनके आर्ग्यूमेंट्स को सुनेगा, उसके बाद अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए डिसाइड करेगा कि आया इस केस से कोई कॉग्निजेबल केस इस्टेब्लिश हो रहा है या नहीं, तो फिर वो डायरेक्शंस देगा पुलिस ऑफिसर को केस रजिस्टर करने की। अगर उसको लगता है कि कोई कॉग्निजेबल केस इस्टेब्लिश नहीं हो रहा तो वो आपकी इस 22A की पिटीशन को खारिज भी कर सकता है।
और अगर कोई बंदा अपने आप को एग्रीव्ड कंसिडर करता है इस जस्टिस ऑफ पीस के फैसले से, तो वो उसके खिलाफ अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वो हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है और फिर उस रिट पिटीशन में आपके इस केस को देखा जाएगा। सेकेंडली, पहले तो अगर उसने केस रजिस्टर करने से इनकार कर दिया। सेकेंडली, ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन पुलिस ऑफिसर टू अनदर। अगर किसी केस में पुलिस आपकी कोई तफ्तीश कर रही है और आप पुलिस की उस तफ्तीश से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप तब भी जस्टिस ऑफ पीस को अप्रोच कर सकते हो कि इस इन्वेस्टिगेशन को किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन आपने बाकायदा ग्राउंड्स मेंशन करने हैं कि आप क्यों ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो। आया पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी दूसरी पार्टी के साथ मिल गया है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, या किसी भी वजह से वो ग्राउंड्स आपने मेंशन करने हैं। Thirdly, neglect, failure or excess committed by police authority in relating to its function and duties. अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटीज़ को निगलेक्ट कर रहा है, अपनी ड्यूटीज़ को सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, या जो ड्यूटीज़ उसके पास हैं वो उनसे बाहर निकलकर, अपने दायरे इख्तियार से बाहर निकलकर कोई काम कर रहा है, तो इस केस में भी आप जस्टिस ऑफ पीस को अप्रोच कर सकते हो। सेक्शन 22A सब सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग आपके पास 3 ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें आप जस्टिस ऑफ पीस को अप्रोच कर सकते हो अपने इन काम को करवाने के लिए। एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस कौन होते हैं? सेक्शन 525 ने कहा कि जितने भी सेशन जजेस हैं, जितने भी एडिशनल सेशन जजेस हैं, या पूरे पाकिस्तान के लिए जो हाई कोर्ट है वो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 22B के ऊपर, जिसने ड्यूटीज ऑफ जस्टिस ऑफ पीस की बात की। अब बीच में हमने एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस को सेक्शन 25 के साथ क्लब करके पढ़ा था ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब पहले हमने पावर्स को डिस्कस किया था, अब ड्यूटीज को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 22 से क्या कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स के मुताबिक हर जस्टिस ऑफ पीस क्या कर सकता है? शेल का वर्ड यूज हुआ है, मैंडेटरी है। ड्यूटी उसकी क्या है? On receipt of information of the occurrence of any incident involving a breach of peace or the commission of offence within such local area, forthwith make the inquiries into the matter and report in writing the result of his inquiry to the nearest magistrate and to the officer in charge of the police station. कि अगर किसी जस्टिस ऑफ पीस को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि फ़लाँ जगह पर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है किसी ख़ास इलाके में, या किसी जगह पर नक्शे अमन का ख़तरा है, ब्रीच ऑफ पीस का ख़तरा है, तो ऐसी सूरत में ये जस्टिस ऑफ पीस क्या करेगा? वो अपनी तरफ से इंक्वायरी कंडक्ट करेगा इस ऑफेंस की कमीशन से रिलेटेड, और फिर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा रिटन फॉर्म में, और वो रिपोर्ट जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है या आपका जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसके सामने अपनी इस रिपोर्ट को पेश करेगा कि फलां जगह पर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है या फलां जगह पर कोई पब्लिक पीस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। Secondly, if the offence referred to in clause A is a cognizable offence, also prevent the removal of anything from or the interference in any way with the place of occurrence of the offence. क्लॉज 2 में कहा गया है कि जो ऊपर हमने बात की कि कहीं पर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। अगर तो जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, काबिले दस्तअंदाजी जुर्म है, कोई हाई ग्रेड ऑफेंस है, हीनियस नेचर का ऑफेंस है, तो ऐसी सूरत में ये जस्टिस ऑफ पीस उस क्राइम सीन से, उस प्लेस ऑफ अकरेंस से किसी भी शख्स को कोई भी चीज़ हटाने की इजाज़त नहीं देगा। किसी भी चीज़ को इधर उधर होने से ये जस्टिस ऑफ पीस रोकेगा, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने फिर आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी होगी उस स्पेसिफिक केस से रिलेटेड। थर्डली, when so required in writing by a police officer making an investigation under chapter 14 in respect of any offence committed within such local area. थर्ड में कहा गया है कि अगर
किसी केस में पुलिस ऑफिसर रिटन फॉर्म में इस जस्टिस ऑफ पीस को कहती है, हेल्प आउट करने के लिए कहती है। अब चैप्टर 14 में क्या है? चैप्टर 14 हमारा स्टार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड और ये सेक्शन 154 ऑनवर्ड स्टार्ट होता है सेक्शन 176 तक। तो अगर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के दौरान किसी भी पुलिस ऑफिसर को किसी जस्टिस ऑफ पीस की हेल्प की ज़रूरत है उस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसी सूरत में ये जस्टिस ऑफ पीस क्या करेगा? रेंडर ऑल द असिस्टेंस टू द पुलिस ऑफिसर इन मेकिंग सच इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस ऑफिसर को वो बाकायदा असिस्ट करेगा, उनको हेल्प आउट करेगा इस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। सेकेंडली, रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट मेड अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ द डेथ बाय अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom a crime is believed to have been committed। सेकेंडली, वो डाइंग डिक्लेरेशन भी रिकॉर्ड कर सकता है जो मरगुल मौत का बयान है, यानी कि अगर किसी बंदे ने कोई ऑफेंस कमिट किया है या उसके सामने कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो मरते वक्त अपना जो बयान देगा, ये जस्टिस ऑफ पीस उसके उस बयान को रिकॉर्ड करने में पुलिस की मदद कर सकता है। सो ये सेक्शन 22B के अकॉर्डिंग ड्यूटीज ऑफ पुलिस जस्टिस ऑफ पीस को डिस्कस किया गया है। सो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? जस्टिस ऑफ पीस कौन होता है, उसकी अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, पावर्स ऑफ जस्टिस ऑफ पीस क्या है, ड्यूटीज ऑफ जस्टिस ऑफ पीस क्या है, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस कौन है और उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सेक्शन 23 और 24 ओमिटेड हैं, 25 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।